हेलो, गुड मॉर्निंग डियर जारे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद मेरे सभी प्रिय साथियों को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपना यूजीसी नेट जारे पेपर 1 में अपना चल रहा है भाई साहब टीचिंग एप्टीट्यूड। इसकी आज क्लास नंबर 14 होने वाली है। लगभग 14 क्लासेस हमारी हो चुकी है, यानी 14 घंटे से ऊपर की हम क्लासेस कर चुके हैं अभी तक। अगर ओवरऑल और एवरेज निकालो तो 14 घंटे से प्लस ही निकलेगा, या फिर लगभग 14 ही निकलेगा। ठीक है, कुछ क्लासेस 40-45 मिनट की भी की है हमने। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट थी, यूनिट नंबर 1 थी और बहुत सारे सिर्फ़ यूजीसी नेट के अतिरिक्त भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है और यूजीसी के क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार होते हैं। आपने पीवाईक्यूज़ लगा ही रहे हो, आप लोग देख ही रहे होगे, तो पीवाईक्यूज़ लगाते रहना। तो अब हम है ना जो टीचिंग एप्टीट्यूड को ख़त्म करने की ओर बढ़ चुके हैं, यानी आज की हमारी क्लास के बाद मेबी 2 क्लासेस और लगेंगी बस। और ये 2 क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस क्लास में मैंने ऐसे कुछ मिसलेनियस जो टॉपिक थे ना, उन सभी टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर कर दिया है, ठीक है? जो पूछे गए हैं या जहाँ से कम क्वेश्चन सब बनने की संभावना रहती है, परंतु इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं आज के इसमें, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के अपन करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ। आ गए हैं आप क्लास पे तो सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया होगा, जो पहली बार आए हैं वो क्लास नंबर 1 पे जाना, तब जाके आपको आगे की क्लास समझ में आएँगी, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो आज हम जब मैंने आपको कुछ जब मेथड जब मैं बता रहा था जब आपको बहुत सारे, तो कुछ टेक्निकल आधार कुछ चीज़ हमने पहले पढ़े, उसमें मैंने आपको एक बताया होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के विषय में मैंने आपको बताया। आज उसी को हम थोड़ा क्या डिटेल से पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर एक एबीसी आईडी भी अपने पास चलती है, ये भी वही है। ठीक है, इसको अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या है सर? सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। जो भी नए बच्चे हैं ना, जो भी ग्रेजुएशन में एडमिट किया होगा, उन सबको इसके बारे में पता होगा। जिन्हें नहीं पता तो आज समझ लेना, और ऐसी चीज़ें काफ़ी पूछे जा रही हैं क्योंकि ये नए-नए इनोवेशन है हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंतर्गत, एजुकेशन सिस्टम्स के अंतर्गत, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। ये हमने हायर एजुकेशन में पढ़ा था, अब मुझे याद आया। हायर एजुकेशन में उनको थोड़ा-सा डिटेल से पढ़ा था, पुनः हम इसको यहाँ फिर से पढ़ेंगे। क्यों? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अदर एग्ज़ाम्स वाले हैं, वो यहाँ पढ़ रहे हैं, तो निश्चिंत रहना जो हायर एजुकेशन में पढ़ चुके हैं, अपन फिर से यहाँ रिवीज़न करेंगे इस पॉइंट का, इस टॉपिक का। क्लियर? तो चलिए प्रारंभ करते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? तो प्रक्रिया वही है अपनी पुरानी, पहले हम वो पढ़ेंगे जो हमको पढ़ने के लिए दिया गया है, फिर हम अपनी भाषा में उसको समझ के अच्छे से उसको स्थायी कॉन्सेप्ट के रूप में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए, क्या लिखा है इसमें? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी विकल्प आधारित क्रेडिट से प्रणाली, जैसे हिंदी में क्या कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों? विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। ये किस क्षेत्र में आती है? ये उच्च शिक्षा की बात की जा रही है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करने वाली एक आधुनिक शैक्षणिक पद्धति है। मैं भी यहाँ से ये मान लीजिए आज के इस टॉपिक को आप 5 स्टार की रेटिंग दे लीजिए। इसको आप 5 स्टार रेटिंग लगा लो। इतना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल यूजीसी बहुत पूछती है। ठीक है? क्या लिखा है? इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने का अवसर देना। कैसे होगा मैं भी एक्सप्लेन करूँगा, पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जिससे कि वह अपने सर्वांगीण यानी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम बना सकें। इस प्रणाली में पारंपरिक फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये वाला आप इसको हाइलाइट करें, क्या लिखा है? फिक्स्ड कोर्स स्ट्रक्चर अर्थात क्या होता था पहले के समय में, जैसे मैंने जिस समय अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अभी मैं पीएचडी करूंगा, ठीक है, करने ही वाला हूँ, कुल मिला के ये समझ लीजिए आप। तो अब उस पुरानी परंपरा के अंतर्गत यदि आपने बीए हिस्ट्री से किया है तो आपको पूरे 3 साल वही पढ़ना पड़ेगा। फिर आप एमए करोगे तो फिर आपको वही विषय से एमए करना पड़ेगा जो आपका बीए में होगा। पर अब चीज़ें बदल दी गई हैं। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही विषय से बंधे, हो सकता है आपको 1 साल पढ़ने के बाद आपका फिर से साइंस की, अगर जैसे मान लीजिए मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट, क्लियर? मैं आपको बता देता हूँ अपना एग्ज़ाम्पल देके इसको समझना। इसको थोड़ा-सा क्लियर करते हैं। क्या है ये? मान के चलिए मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। साइंस का स्टूडेंट था 11th-12th में, मेरा बायोलॉजी था। फिज़िक्स वगैरह, केमिस्ट्री ये सब पढ़ी हुई है। तो लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किसमें किया?
मैंने ग्रेजुएशन किया अपना बीएसए, बैचलर ऑफ आर्ट्स से मैंने किया, जिसमें मेरा हिस्ट्री था, शायद सोशियोलॉजी था, हिंदी, इंग्लिश तो रहता ही था। 1-2 सब्जेक्ट था याद, फिलॉसफी ऐसा कुछ होगा, याद नहीं आ रहा अब इतना तो। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ये सोशियोलॉजी 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे मेरे। अब मुझे 3 साल इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना है सर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, मान के चलिए आपने 7 महीने, 8 महीने, साल भर एक सब्जेक्ट को पढ़ा। अब इसका आपको क्या मिलेगा, एक क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। आपके पास एक अकाउंट बनेगा, क्रेडिट सिस्टम अकाउंट, जिसे अपन एबीसी अकाउंट कहते हैं। उस अकाउंट में आपका ये उस साल के जो आपने तैयारी की है, मेहनत की, वह क्रेडिट उसमें जाके ऐड हो जाएगा। अब बीच में आप कभी और पढ़ोगे तो वहाँ से फिर एक क्रेडिट स्कोर मिलेगा आपको। अब ये कैसे होगा? अब देखिए, इसको आप समझिए। सिंपल भाषा में यही मैंने समझा दिया। ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद मैं चाहूँ तो मैं वापस से अपना, जैसे ये मेरा बायोलॉजी था तो बायोलॉजी से मेरे पास, मैं बीएससी कर सकता हूँ। मैं बीएससी पे जा सकता हूँ वहाँ से। ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए पहले क्या, आपको अगर वो एक बार सब्जेक्ट आपका जो फिक्स हो गया, वही में आपको पूरी की पूरी पूरे 3 साल, 4 साल की आपकी जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगी, वो आपको पूरी कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई। अब क्रेडिट आधारित लर्निंग हो गई होगी। कैसी लर्निंग हुई? क्रेडिट बेस्ड लर्निंग, लिखा भी होगा मेरे हिसाब से यहाँ कहीं। ये देखिए, क्रेडिट बेस्ड लर्निंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक विषय या कोर्स को कुछ क्रेडिट से दिए जाते हैं। ठीक है? स्कोर कह लीजिए, दिए जाते हैं। विद्यार्थी अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या में क्रेडिट्स अर्जित करते हैं सर। अब देखो, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के कोर्स होते हैं सर, ये आप याद रख लो। एक होता है कोर कोर्स, ये मुख्य विषय के अनिवार्य पेपर होते हैं। एक होता है इलेक्टिव कोर्स, यानी रुचि या करियर के अनुसार जाने वाले वैकल्पिक विषय, और एक होता है ईएसी, अर्थात एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, संचार, पर्यावरण अध्ययन, भाषा आदि जैसे जो कौशल विकास आधारित विषय होती हैं, वो सभी एनहांसमेंट कोर्स भी इसमें होते हैं। 3 हो गए आपके पास, कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स एंड होता है आपके पास एनहांसमेंट कोर्स। ठीक है? अब ये क्या कहता है कि सर, इसके लाभों में क्या होता है, लचीलापन होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिल जाता है। छात्र केंद्रित शिक्षा होती है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आपको इसमें मिलती है, आपको देखने के लिए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रेडिट के स्थानांतरण की सुविधा भी शामिल है। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी आपके हायर एजुकेशन से इंस्टीट्यूट होंगे, उन सभी में यह सिस्टम अप्लाई होता है, और आपको क्रेडिट के आधार पर आपकी जो एजुकेशन है, अब देखो यहाँ एक बहुत बड़ा लगा, भविष्य की बात की जा रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, ये इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट यही है इसका। क्लियर? और क्या बात की, हालाँकि इसके लिए कुछ चुनौतियाँ भी, जैसे प्रशासनिक जटिलता, अब ये पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? निश्चिंत रहिए, ठीक है? इंग्लिश में दिया है, आप पढ़ लेना, कोई इश्यू नहीं है। सीबीएसई की प्रमुख क्या-क्या विशेषता होती है? पहली इसकी जो विशेषता है, ये क्रेडिट आधारित प्रणाली, अर्थात हर कोर्स को कुछ निश्चित क्रेडिट्स दिए जाते हैं, जो अध्ययन के समय विषय की कठिनाई और भार के अनुसार तय किए जाते हैं। Each course carries specific credits decide on the basis of time spent, subject difficulty and workload। सीधी सी बात है सर, हर कोर्स होंगे उसके लिए कुछ आपको निश्चित क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है? जो क्या होगा, जिसका अध्ययन समय, विषय और कठिनाई और भार के अनुसार तय किए जाते हैं। ठीक है? अब आती है भाई फ्लेक्सिबिलिटी की बात। तो विद्यार्थी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार विषय चुन सकते हैं और भविष्य में भी उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। 3 कोर्स होते हैं इसके अंदर, कोर कोर्स होता है, इलेक्टिव कोर्स होता है। कोर कोर्स क्या होते हैं? अनिवार्य विषय होते हैं। बस इतना याद रखना, कोर कोर्स क्या है? जो आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है? जो मेजर सब्जेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। इलेक्टिव कोर्स आपके वैकल्पिक रुचि पे आधारित होते हैं, और एक होता है आपके पास, जो अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है? सिलेक्टिव कोर्स की बात की, कौशल भाषा आधारित वही विषय हो सकते हैं। और क्या, क्रेडिट अर्जन और स्थानांतरण, अर्थात क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर की बात की जा रही है सर। विद्यार्थी के पास जो भी क्रेडिट उसके पास स्टोर जो उसको मिले हैं, उन क्रेडिट्स को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं बता देता हूँ आपको इसका, ये जो पॉइंट है आपका, तो एक अर्जित क्रेडिट को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर सकते हैं। मान के चलिए, मैं भोपाल से हूँ, तो मेरी भोपाल की जो यूनिवर्सिटी है, ये है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, ठीक है?
बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, इसको भी बीयूई कहा जाता है। ठीक है, ये है बीयू। बीयू से कुछ ऐसी चीज़ हो गई, मैंने यहाँ से मान के कीजिए 1 साल यहाँ मैंने पढ़ाई कर ली अपनी, किसी कॉलेज में, मान के चलिए एक हमीदिया कॉलेज है, ठीक है? मैंने हमीदिया कॉलेज से अपनी कोई भी एक डिग्री में तैयारी कर रहा हूँ, मान के चलिए, ठीक है? अब 1 साल बाद मुझे किसी कारण भोपाल छोड़ना पड़ा और मैं कहाँ चला गया सर? मैं चला गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो क्या होगा, मैंने अपनी जो 1 साल तैयारी की ये व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका मुझे क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा और फिर मैं अपनी वो है आगे की रुकी पढ़ाई यहाँ से पूरी कर सकता हूँ। फिर यहाँ से वो क्रेडिट ऐड हो जाएगा और मेरी जब डिग्री वो कंप्लीट हो जाएगी, मुझे क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। समझ में आया? एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आगे कम्युनिटी ग्रेड पॉइंट एवरेज मिलता है इसमें सर, कैसे? विद्यार्थी के प्रदर्शन और मूल्यांकन प्रतिशत के बजाय ग्रेड पॉइंट्स के माध्यम से किया जाता है इसमें, ठीक है? मूल्यांकन किस आधार पर होता है सर? ग्रेड पॉइंट्स के आधार पर होता है, ठीक है? याद रखें ना ये ग्रेड पॉइंट, ठीक है? और क्या है? सेमेस्टर प्रणाली, पूरा कोर्स सेमेस्टरों में बाँटा जाता है। अब जैसे कि अभी 4 ईयर का जो हम लेकर आए हैं, 4 ईयर वाला, ये कितने होते हैं? 8 सेमेस्टर का है पूरा, है ना? तो इस तरीके से चेंजेस किए गए हैं, जिसमें सतत मूल्यांकन और सुधार संभव होता है। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, सतत मूल्यांकन क्या होता है? इवैल्यूएशन 3 क्लासेस ली हैं हमने मूल्यांकन की, अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आपने। विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण सर, इस शिक्षा प्रणाली में शिक्षण का केंद्र शिक्षक से हटकर कहाँ तक क्या बन जाता है? विद्यार्थी बन जाता है। चलिए, बहुविषयक दृष्टिकोण, विद्यार्थी विभिन्न विषयों का संयोजन करके बहुविषयक अध्ययन कर सकता है, यानी कि interdisciplinary approach, student can combine course from different disciplines and for multidisciplinary learning, तो अब वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम को डिटेल से समझ लेते हैं। एक होता है कोर कोर्स, 3 कोर्स होते हैं, कोर कोर्स होते हैं, ठीक है? पहला कोर्स होता है उसका कोर कोर्स। तो कोर कोर्स एक वह अनिवार्य, याद रखना ये पूछ सकते हैं, वह अनिवार्य विषय होते हैं जो विद्यार्थी को अपने मुख्य अनुशासनी मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ने होते हैं, ठीक है? इनका उद्देश्य विषय की मूलभूत समझ विकसित करना होता है सर। उदाहरण के लिए अगर विद्यार्थी अर्थशास्त्र विषय में पढ़ाई कर रहा है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र उसके कोर सोर्स होंगे सर। फिर पढ़ो, यदि कोई इकोनॉमी का विद्यार्थी है, तो उसके जो कोर सब्जेक्ट होंगे एक तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है? यही उसके सारे के सारे मेन कोर्सेस होंगे। क्या लिखा है देखो, these are compulsory subject within the student main discipline. They aim to build foundational knowledge of the subject. For example, a students measuring economic, okay, economic subject है, must study papers like microeconomic and microeconomics score कोर्स होंगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये बात की सारी। फिर आता है एक इलेक्टिव कोर्स। तो ये क्या होता है इलेक्टिव कोर्स? वो ये पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। देखो, इलेक्टिव कोर्स वैकल्पिक विषय होते हैं। क्या होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? वैकल्पिक विषय आपके पास होते हैं, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं सर ये। क्या सब्जेक्ट होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपनी रुचि, गोल ओरिएंटेड के अनुसार, यानी करियर लक्ष्य के अनुसार उनको चुन सकता है। या तो मुख्य विषय के उन्नत स्तर से संबंधित हो सकते हैं या अन्य अनुशासन से जुड़े हो सकते हैं, यानी आपको जो मेजर विषय है या तो उससे रिलेटेड हो सकते हैं या कोई भी अन्य डिसिप्लिन से जुड़े हो सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बहुविषय को लचीला अधिगम प्रदान करना। अब एक अंतिम होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, एईसी, अर्थात क्या होता है? ऐसे कोर्स जो विद्यार्थियों की सामान्य क्षमताओं, क्या लिखा है? सामान्य क्षमताओं और बुनियादी कौशलों को विकसित करने के लिए बनाया गया है। जैसे संचार कौशल, पर्यावरण अध्ययन, आईसीटी बेसिक आदि। ये आमतौर पर सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। फिर एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ठीक है? मेन 3 थे, फिर उस अब ये भी उसी में आ जाएगा। आपने जो
एईसी पढ़ा है ना अपन, उसी में आता था एसीसी यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो सब ये क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। देखो, ये कोर्स व्यावहारिक ज्ञान और रोजगार-मुख कौशल विकसित करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे डेटा एनालिसिस, पत्रकारिता, पर्यटन या कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे अभी स्वयं पर 5 एआई कोर्स लॉन्च किए गए हैं। तो एआई कोर्स क्या है? ये एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, ठीक है? फिर आती है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, अर्थात ये मुख्य विषय से संबंधित उच्च स्तरीय वैकल्पिक पेपर होते हैं जो गहराई से अध्ययन करने के अवसर देते हैं। वही आपने जो सेकंड पढ़ा है, वही है, इलेक्टिव वाली बात की जा रही है यहाँ पर। फिर आते हैं जनरल इलेक्टिव एंड ओपन इलेक्टिव, अर्थात ऐसे विषय होते हैं जिन्हें विद्यार्थी किसी अन्य विभाग या अनुशासन से चुन सकते हैं ताकि वे बहुविषयक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी की बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए, ये थे। इसके लाभ क्या है? सर देखो, पहला लाभ शॉर्ट में पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये स्टूडेंट सेंटर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लचीलापन काफ़ी होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा मिलती है, जिससे आपकी पढ़ाई रुक नहीं सकती। कंटिन्यूअस एवोल्यूशन होता है, क्यों? सेमेस्टर वाइज इसमें एग्जाम की सुविधा आपको मिल जाती है। रोजगार गोल ओरिएंटेड होती है सर, ठीक है, जॉब ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड होती है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण, विश्व स्तरीय शिक्षा मानकों से मेल खाता है, जिससे भारतीय डिग्रियों की वैश्विक मान्यता भी बढ़ती है। क्लियर? चलिए, आत्मनिर्भरता और जिम्मेवारी की बात की जाती है। विद्यार्थी अपने कोर्स से चुनने और क्रेडिट अर्जित करने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाता है, जिससे उसे आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। समझ में आ रहा है? नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी आपके मानकीकरण है, स्टैंडर्ड, जितने भी स्टैंडर्ड आपके तय किए हुए हैं, उसके आधार पर आपको यदि भारत की यूनिवर्सिटी आप जाते हो, तो आपको अन्य जैसे विदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको जो क्रेडिट होता है, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये वाली बात इसमें कह रही। तो ये आपको अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। और अब तो हायर एजुकेशन में जो पढ़ा था, उसमें हमने कम ही पढ़ा था, यहाँ हमने और उसको डिटेल से पढ़ लिया। ठीक है? चलिए, कुछ इसके देखो, फिर वही बात आती है, मैं हमेशा कहता हूँ आप सबसे, अगर किसी चीज़ के अगर 90% लाभ है, तो उसके 10% ऐसे पर्सपेक्टिव भी होते हैं उसके, ऐसा उसका प्रभाव होता है ऐसे लोगों पर जो कहीं न कहीं उसको माइनस में लेके जाते हैं। जैसे कि प्रशासनिक जटिलता की बात की जा रही है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जा रही है। क्या होती है सर? देखो, जो भी आपका सीबीसीएस है ना, इसको लागू करने में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों का जो प्रशासन है ना, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, आईएएस, आईपीएस की बात नहीं किया जा रही। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को प्रशासनिक स्तर पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे टाइम टेबल बनाना, क्रेडिट्स की उनको कैलकुलेशन करना और फिर इसके आधार पर उनको परिणाम तैयार करना, ठीक है? संसाधनों की कमी, कई संस्थानों में प्रशिक्षित शिक्षक, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आज है ही नहीं, क्योंकि सभी जो अभी आप जितनी भी यूनिवर्सिटियों में जाओगे, आपको मैक्सिमम प्रोफेसर सभी ओल्ड एज वाले मिलेंगे और वो सब उस समय के पढ़े हुए शिक्षक हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉज़ी नहीं थी उतनी ज़्यादा, ठीक है? आज से 10 साल बाद आप जब जाओगे तो आपको नए-नए प्रोफेसर देखने को मिलेंगे, तो वो ये सब चीज़ों में दक्ष रहते हैं, ठीक है? जेन ज़ी, तकनीकी सहायता और आवश्यक अधोसंरचना की कमी, यानी कि जो भी आपका स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस सब की कमी के कारण इस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना कठिन हो जाता है। और क्या? एक तो फिर वही इवैल्यूएशन में कठिनाई होती है, सीधी बात है, डिफिकल्टीज़ होती है इवैल्यूएशन में। सेमेस्टर प्रणाली में बार-बार परीक्षा और निरंतर मूल्यांकन की बजाय शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ जाता है सर। ये बहुत बड़ा मेजर एक इश्यू है। ये वाक़ई में आज भी नेगेटिव पॉइंट है हमारी यूनिवर्सिटियों में। मैं कई प्रोफ़ेसर से उन्होंने मुझे खुद बताया ये चीज़ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो प्रशासनिक कार्य बहुत होते हैं कॉलेजों में, जिसकी वजह से वो क्लासेस तक नहीं ले पाते कॉलेजों के अंदर। ये रियलिटी है, देखा है, सच है ये, ठीक है? और कुछ-कुछ प्रोफ़ेसर कॉलेजों की ड्यूटीज़ लगा देते हैं अन्य प्रशासनिक कार्यों में, तो भी दिक्कतें आती हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में भी ये चीज़ होती हैं। फिर चलिए, एकरूपता का अभाव होता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में सीबीसीएस को लेकर अलग-अलग तरीके लागू किया जाता है, जिससे क्या होता है, ग्रेडिंग और क्रेडिट्स में असमानता बनी रहती है। यानी इनइक्वालिटी की बात यहाँ पर की जा रही है, किसमें? ग्रेड सिस्टम को लेकर। चलिए, और क्या है? विद्यार्थियों की अनभिज्ञता, अर्थात कई विद्यार्थी क्रेडिट प्रणाली, कोर्स चयन और जो भी इसकी प्रोसेस होती है, ठीक से नहीं समझ पाते, जिससे क्या होता है, एक भ्रम की स्थिति बनती है और गलत तरीके से चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? यानी सीधी बात, जो अवेयरनेस है ना स्टूडेंट की, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब और क्या बात है सर? ग्रामीण और छोटे कॉलेजों में बड़ी कठिनाई होती है, कैसे? यहाँ स सीधी बात है, ग्रामीण छोटे कॉलेज है तो संसाधन हो नहीं पाते हैं, ट्रेन्ड टीचर नहीं हो पाते, विकल्पों की अधिकता हो नहीं पाती और सुविधा उपलब्ध कराना भी संभव नहीं होता, ठीक है? तो ये सारे कुछ चैलेंजेस आपके
आते हैं। और भी है सर, गुणवत्ता नियंत्रण की समस्या होती है। कैसे? जब विभिन्न विद्यालयों में अलग-अलग कोर्स और मूल्यांकन पद्धतियाँ होती हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। व्हाय? देखो, समझ में आ गया ना? टाइम मैनेजमेंट, सीधी-सी बात है। सेमेस्टर प्रणाली हर 6 महीने में आपको परीक्षा आयोजित करनी होती है, जिससे क्या होता है, प्रशासन और शिक्षक को दोनों के लिए समय का प्रबंधन करना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है माइक्रो टीचिंग का सर, ठीक है? ये कोई इसी से रिलेटेड तो नहीं है, पर ये अलग चीज़ है। एक माइक्रो टीचिंग आती है, हम लोगों ने स्किप कर दिया था जब हम टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे, तो वहाँ ये होगा। तो मैंने कहा ना, बहुत सारी कुछ मैंने ऐसे मिसलेनियस टॉपिक निकाल के रखे हैं, उन सबको आज की हम क्लास में खत्म करेंगे। नेक्स्ट 2 क्लास में आपके 2 टॉपिक बच रहे हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वो 2 क्लास में हमारी पूरी की पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। एक रहेगा आपका मूक्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ठीक है? और एक रहेगा आपका एलएमएस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों टॉपिक, दोनों के लिए आप 5-5 स्टार की रेटिंग आराम से दे लीजिए, ठीक है? काफ़ी बड़ा है ना यार टीचिंग एप्टीट्यूड, कुछ नहीं कर सकते, इतनी क्लासें लगती हैं इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है सर? तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारे पीपीटीज़ हो गए होंगे पेज भी। हर क्लास में लगभग 25-30 पेज की तो एक पीपीटी मैं दे ही रहा हूँ आपको, तो क्या कर सकते हैं? है ही वो इतना यूनिट, छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। इससे अच्छा है कि कवर करके चलो सारी चीज़ों को। चलो, अब यहाँ माइक्रो टीचिंग की देखो, माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टीचिंग तकनीक होती है, एक ऐसा टीचिंग मेथड होता है या टेक्निक कह लीजिए इसको। तकनीक है जिसे शिक्षण प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग के दौरान विकसित किया गया है, ताकि जो भावी शिक्षक अपने शिक्षक कौशल यानी टीचिंग स्किल्स को नियंत्रित करें, अभ्यासों और मूल्यांकन योग वातावरण में विकसित कर सकें। ठीक है? यह शिक्षण प्रक्रिया को छोटे, नियंत्रित और सरल रूप में प्रस्तुत करती है, जहां शिक्षक सीमित छात्रों के समूह के सामने थोड़े समय के लिए एक विशेष कौशल का अभ्यास करते हैं। अर्थात माइक्रो टीचिंग is a teacher training technique designed to help prospective teachers develop and refine their teaching skill in controlled, simplify and environment in involves teaching in a small lesson to a small group of students for a short duration. ठीक है, फोकसिंग ऑन ए स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स की यहाँ पे बात की जा रही है। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना है। अब एक-एक करके जब समझेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएँगी। क्या-क्या बात की जा रही है, देखो मेन चीज़। सूक्ष्म की बात की जाती है तो आप समझ लो सब छोटा किसी आधार की बात की जा रही है, बहुत स्मॉल साइज़ की बात की जा रही है। यहाँ लिखा भी है देखो, शिक्षण प्रक्रिया को छोटे, कंट्रोल्ड में रहे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, बहुत ज़्यादा अपनी बॉर्डर को ना क्रॉस करे। क्या वो छोटे, नियंत्रित और सरल यानी ईज़ी वे में प्रस्तुत करता है, जहाँ शिक्षक सीमित छात्रों बहुत कम छात्रों के साथ समूह छात्रों के एक सीमित समूह के सामने थोड़े समय के लिए एक विशेष, एक स्पेसिफिक स्किल्स का क्या करते हैं, प्रैक्टिस करता है। देखो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसमें और समझ में आ जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है शिक्षक को वास्तविक कक्षा के वातावरण के लिए तैयार करना। एक बड़ी कक्षा में होते हैं 25-30 विद्यार्थी। नॉर्मल हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, कॉलेजों में तो बहुत 100-100 लोग भी बैठते हैं, ठीक है? तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि शिक्षक को वास्तविक कक्षा के लिए वातावरण के लिए तैयार करना। यह है शिक्षक का कॉन्फिडेंस। इसीलिए यहाँ लिखा है देखो, टीचर ट्रेनिंग लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी। इससे क्या होगा, शिक्षक को आत्मविश्लेषण, सुधार और आत्मविश्वास प्रदान करता है। नेक्स्ट, अब आते कॉन्सेप्ट क्या है सर इसका? देखो, यह तकनीक पहली बार 1963 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डिवाइट एलन ने और उनके सहयोगियों द्वारा विकसित की गई थी, जिसमें जटिल यानी कॉम्प्लेक्स टीचिंग प्रक्रिया को क्या किया इन्होंने, छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर शिक्षा को एक समय में एक कौशल सिखाया जाता है। और बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की। अब देखो इनकी क्या-क्या विशेषता है। देखो सबसे पहली बात ये है, सीमित लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, लगभग 5 से 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। समय कितना रहता है? लगभग 5 से 10 मिनट का सत्र है। बहुत से कम समय में आपको आना, टीचर अपनी स्किल का रिप्रेज़ेंट करेगा और अपने मोटिवेशन को गेन करेगा और सीखेगा चीज़ों को, ठीक है? ताकि बड़ी कक्षा में उसे किसी प्रकार का असमंजस ना रहे। सीमित विषय वस्तु, लिमिटेड कंटेंट होता है, केवल एक कौशल या छोटा टॉपिक चुना जाता है। त्वरित प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक की बात की जा रही है। प्रदर्शन के तुरंत बाद शिक्षार्थी को प्रतिक्रिया दी जाती है। क्लियर? पुनः अभ्यास, रीटीचिंग, सुधार के बाद शिक्षक उसी कौशल का पुनः अभ्यास करता है। तो आज ये दूसरा टॉपिक है हमारा। पहला हमने टॉपिक पढ़ा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पढ़ा हमने। अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रो टीचिंग के विषय में। इसके बाद हम एक और सोशल लर्निंग पढ़ेंगे।
उसको भी हम अभी खत्म करेंगे। 1-2 मॉडल हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है? सूक्ष्म शिक्षण की अब इसकी प्रोसेस क्या होती है सर? स्टेप या फेसेस क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के? पहला होता है शिक्षण की योजना बनाना। पहले क्या करना है? और सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, रिसर्च में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। टेंशन मत लो, कल 16 तारीख से हमारी रिसर्च की यूनिट स्टार्ट होने वाली है वैसे भी। शिक्षण की योजना बनाना, शिक्षण एक विशिष्ट शिक्षण कौशल चुनकर उसका लघुपट इन माइक्रो लेसन तैयार करता है, ठीक है? शिक्षण प्रदर्शन की बात की जा रही है, एक फेस अर्थात शिक्षक सीमित छात्रों के सामने छोटा पाठ पढ़ाता है और उसे रिकॉर्ड या अवलोकन किया जाता है। क्लियर? देखो प्रतिक्रिया एवं पुनः शिक्षण अर्थात प्रदर्शन के बाद तत्काल प्रतिक्रिया दी जाती है और सुधार के बाद पुनः शिक्षण किया जाता है। वही सब बात है जो अभी हमने बात की। इसके लाभ क्या होते हैं? बेनिफिट तो समझ में आ ही गया और फिर भी पढ़ लेते हैं। शिक्षक को नियंत्रित वातावरण में अभ्यास का अवसर मिलता है। आत्मविश्वास और शिक्षण कौशल दोनों में वृद्धि होती है। तत्काल प्रतिक्रिया से क्या होता है सुधार की जो होती है वो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? यानी इनेबल इमीडिएट फीडबैक फॉर बेटर परफॉर्मेंस। क्लियर? कक्षा में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और जो भी आपका परफॉर्मेंस यानी कम्युनिकेशन है, कौशल है आपकी स्किल्स है, वो क्या होती है डेवलप्ड होती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी वही सीमाएँ पढ़ ली। वास्तविक कक्षा का माहौल पूरी तरह नहीं मिल पाता, क्यों? वही आपके पास 10 से 5 बच्चे होते हैं, लिमिटेड समय होता है। अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, ये बात सही है। सभी शिक्षण कौशलों का अभ्यास सूक्ष्म शिक्षण में संभव नहीं होता। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, परंतु शुरुआती दौर में ऐसी ही चीज़ों से काम चलाया जाता है। चलिए, इसके कुछ चक्र भी है, एक सर्कल भी है, हम बात कर लेते हैं, क्या है ये? एक होता है आप सिलेक्शन ऑफ स्किल्स शिक्षण किसी एक शिक्षण कौशल का चयन करता है जैसे प्रश्न पूछने की कला, व्याख्या कौशल, ब्लैक बोर्ड उपयोग आदि। प्लानिंग की बात की गई है, टीचिंग की बात की गई जो अभी हमने सब पढ़ा है, वही प्रतिक्रिया, पुनः योजना, ये सब रिपीटेड है। एक शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, आप देख लीजिए इसको, यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ठीक है? सिलेक्शन फॉर स्किल्स, किस स्किल्स पे काम करना है, फिर प्लानिंग करोगे, फिर आप टीचिंग करोगे, फीडबैक मिलेगा, फिर आप फिर रीप्लानिंग करोगे, फिर आप रीटेक करोगे, फिर आपको रीफीडबैक मिलेगा। इस तरह ये साइकिल होता है, पूरा का पूरा चलता रहता है। ठीक है? पूरा का पूरा आप जैसे ये साइकिल की बात यहाँ पे की जा रही है। इसको आप लिख लीजिए माइक्रो टीचिंग। ठीक है? ये पूरा साइकिल चलता रहता है, इस तरह से। ये सारे के सारे स्टेप उसके अंतर्गत आते हैं। ये पूरा चक्र चलता रहता है जब तक शिक्षक में वांछित शिक्षण कौशल उसमें विकसित नहीं हो जाती अर्थात द साइकिल कंटिन्यू अंटिल द टीचर अचीव्स द डिजायर्ड लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम लोग देखो समझ चुके हैं, मैंने कई बार आपको समझाया, आज से 2 क्लास पहले भी मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी कि सर सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है। अब हम क्या करते हैं अलग से इसको पढ़ेंगे, क्या है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से यदि पूछ लिए जाएँ तो हमको थोड़ा-सा समझ में आए। एक है विचारक अल्बर्ट बेंडूरा, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है और इसमें सोशल लर्निंग थ्योरी के बहुत सारे की कॉन्सेप्ट को इन्होंने समझाया है। कुछ इसकी महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है वो सब पढ़ेंगे। आप लोग रीड कीजिए जब तक मैं थोड़ा-सा जलपान कर लेता हूँ। ठीक है? नाम याद रखना है इसमें अल्बर्ट बेंडूरा। कभी-कभी के सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं। हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़ लिए हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अभी एक ये थ्योरी है सर, ये और पढ़ लेते हैं क्या कहती है थ्योरी देखिए। देखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह बताता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह बताता है कि लोग केवल अपने अनुभवों या अभ्यास से नहीं सीखते बल्कि दूसरों को देखकर, उनकी गतिविधियों का अवलोकन करके और उनके व्यवहार की ही नकल करके भी सीखते हैं। सिद्धांत किसने दिया था? सब अल्बर्ट अल्बर्ट वेंडुरा जी थे। इन्होंने इसको द्वारा विकसित किया गया था। इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग भी कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कहा जाता है। इसका ये नाम है, आप अच्छे से याद कर रख लेना याद, ठीक है? अब देखो मैंने आपको एक बहुत पहले शायद किसी क्लास में समझाया होगा, मुझे याद है। जब हमारा जन्म होता है, बच्चे की प्रथम गुरु कौन होती है? माँ। परिवार भी एक समाज का हिस्सा होता है। एक्सेप्ट इट नाउ। तो बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है? बच्चा सबसे पहले सीखता है समाज में। क्यों? बच्चा पैदा होते थे तो स्कूल नहीं चला जाएगा। बच्चा जन्म के साथ ही तो आप उसको ऑफ़िशियल चीज़ें नहीं सिखाओगे। बच्चा जिस परिवेश में रहता है, आप देखो मोहल्ले में
आपका जो छोटा बच्चा है, उसे मोहल्ले की कुछ आंटियाँ भी आएँगी उसको इल्लू-इल्लू करेंगी, ठीक है? वो ऑब्ज़र्व करता है बच्चा। हमने याद कीजिए कुछ जब मॉडल्स पढ़ रहे थे तो मैंने हम इस टाइप के अपने कुछ मॉडल्स पढ़े थे कि स्टेप बाय 0 से लेके 7 वर्ष, फिर अलग-अलग वर्ष 6 वर्ष, 5 वर्ष, इस तरह के हम 12 से 14 वर्ष तक हम पहुँचे थे उस मॉडल्स को लेके। फिर हम कॉग्निटिव तक पहुँचे थे सीधे, ठीक है? मेमोरी लेवल से लेके सीधे हम कॉग्निटिव तक पहुँचे थे। तो स्मरण कीजिए ना ज़रा आप, क्या पढ़ा था हमने? बस अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा एक्सपेंड करके अच्छे से डिटेल से इसको समझ लेंगे, ठीक है? अब सबसे पहली अगर लर्निंग आपको मिल रही है तो समाज से। परिवार एक सोसाइटी का हिस्सा होता है। सोसाइटी में फिर आपका मोहल्ला आ जाएगा, आपका समाज आएगा, आपका शहर आ जाएगा, आपका गाँव आ जाएगा, वो फिर बात की चीज़ है। और जिस समाज में सिर्फ़ ये नहीं होता कि सिर्फ़ एक भूगोल हो, एक क्षेत्रफल हो, एक ओरा हो, एक क्षेत्रफल हो, एक एरिया हो, ये समाज की परिभाषा नहीं है। समाज अर्थात हमारे आस-पास का वातावरण, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खान-पान, वहाँ का रहन-सहन, वहाँ की परंपरा, वहाँ की मान्यताएँ, वहाँ की धारणा, ये सब हमको लर्न करती हैं। हमारा धर्म, अब देखिए, यथा-अन्यथा मत लेना, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। हमारा हिंदुस्तान है, आप किसी देश में, शहर में रहते होंगे, वहाँ अलग-अलग धर्म को मानने वाले अलग-अलग लोग रहते हैं। कोई इस्लाम को मानता होगा, कोई हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानता होगा, कोई सिखिज़्म को मानता होगा, कोई जैनिज़्म को मानता होगा, कोई बुद्धिज़्म को मानता होगा, कोई क्रिश्चियन ईसाई में से कोई क्रिश्चियन भी होगा आपकी सोसाइटी में, ठीक है? कोई पारसी भी होंगे। अब इतनी मैंने आपको जो रिलिजन्स गिनाए हैं, क्या ये व्यक्ति कल को बने हैं? वो बात अलग है, बाद में अपना कोई व्यक्ति मतांतरण करके अन्य किसी आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करने लगते हैं। परंतु मैक्सिमम लोग तो उसी रिलीजन को फ़ॉलो करते हैं जो उस रिलीजन की। अब देखो इसमें थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़ मत होना। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ, आपको अगर ये समझ में आ गया ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जिस रिलीजन, जिस आइडियोलॉजी को आपका जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, उसको वो फ़ॉलो करते होंगे और आपका जन्म उस परिवार में हो गया। ये मेरे हाथ में नहीं ना, मेरा जन्म किस परिवार में होगा, ठीक है? तो हमारा जन्म जिस परिवार में होता है, जिस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों के बीच में होता है, हमारी मनः-स्थिति भी फिर वैसी-वैसी विकसित होने लगती है। उसी रिलीजन के आधार पर, उसी आइडियोलॉजीज़ के आधार पर मेरी धारणाओं का विकास होता है क्योंकि हम उसी धारणाओं से सीखते हैं। ट्रू? समझ में आ रही चीज़ें? मान लीजिए मेरा जन्म किसी आदिवासी जंगल में होगा, तो मैं मांस खाना मेरे लिए पहली प्राथमिकता है। क्यों? जंगल में मेरे लिए भोजन आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। मुझे ना चाहकर भी, मुझे पता ही नहीं है ना नैतिकता क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होती है। मुझे अपने जीवन के बचाव के लिए सर्वाइविंग अपने अपने लाइफ सर्वाइविंग के लिए मुझे किसी जानवर को मार के खाना पड़ेगा। अब ये वो बात अलग है कि पहले लोग कच्चा खाते थे, फिर आग की खोजी, फिर पका के खाने लगे। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, अगर मान लीजिए वहीं मेरा जन्म किसी हिंदू फैमिली की किसी ब्राह्मण परिवार में होता, तो मेरे लिए मांस एक पाप होता। या फिर किसी ऐसे परिवार में होता, ऐसा नहीं है, वो अन्य धर्मों में बहुत से लोग नहीं खाते, ज़रूर नहीं है। ये मैं अभी ये मत करना सर आप जातिवाद की बात कर रहे हो, नहीं मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जो हमारे सराउंडेड होते हैं वो सब के सब एग्ज़ाम्पल। मान के चलिए मेरा जन्म किसी ऐसे परिवार में होता है, जिसके लिए मांस खाना कोई पाप नहीं होता है, परंतु उस परिवार में ये विवेक जागृत था, ये समझ थी कि पशुओं की हत्या करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पशुओं भी हमारी तरह इस अब वो परिस्थिति वो सब मत बताना मेरे को, ठीक है? वो अपन डिस्कशन नहीं जाने वाले उधर। बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम जैसे जिस जगह पे, जिस परिवार में, जिस एनवायरनमेंट में जहाँ हम पैदा होते हैं, वैसा सीख एक परिवार में मांस खाना कोई गुनाह नहीं, लेकिन एक परिवार में मांस खाना, अब ये मुझे कैसे पता पड़ रहा है? ये मैं कैसे सीखा हूँ? ये मैं ऐसे सीखा हूँ क्योंकि मैं जिस जगह पर, जिस सोसाइटी में, वहाँ पे ये धारणा प्रचलित है और वहीं से मुझे वो चीज़ें सीखने को मिली है।
अब मैं किसी अच्छे सभ्य परिवार में जाऊँगा, तो मैं अच्छे आचरण आएँगे मेरे अंदर, मैं अच्छी चीज़ों को सीखूँगा, ठीक है? लेकिन वहीं मेरा जन्म कैसे ऐसी कुख्यात डाकू के घर में होगा या किसी ऐसे परिवार में होगा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होगा, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांसेस है मैं भी वैसे ही चीज़ें मैं भी गाली-गलौज करूँगा, मैं भी ऊट-पटांग हरकतें करूँगा। हो सकता है जब मैं जवानी की उम्र में आऊँगा तो हो सकता है मैं किसी का बलात्कार भी कर सकता हूँ। क्यों? मुझे वो सोसाइटी वैसी मिली है। लेकिन मैं एक तरफ एक ऐसे परिवार में हूँ जो पढ़ा-लिखा है, सभ्य है, समझदार है, वहाँ से मुझे अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा नॉलेज मिलेगा, तो उस नॉलेज का यूज़ करके मैं एक बहुत बेहतर इंसान बन सकता हूँ, कई लोगों की मैं हेल्प भी कर सकता हूँ। लेकिन वहीं एक जगह मैं ऐसा हूँ, जहाँ मैं समाज के लिए एक खतरा बन चुका हूँ। मैं बलात्कार करता हूँ, मैं ड्रग्स स्मगलिंग करता हूँ, मैं अनन्य तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम देता हूँ। तो ये सब कैसे हो रही है? ये दोनों जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना आपको, ये मान के चलिए, ये वह बैकग्राउंड है जहाँ मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, लेकिन वहीं जहाँ मैं एक ऐसे बैकग्राउंड में पैदा हुआ, ऐसी चीज़ें मुझे समाज से मिली, ऐसी मुझे लर्न मिला अपने समाज से, कि मैं अपने ही समाज के लिए अब खतरा पैदा बन चुका हूँ। अपराधी कोई जन्म से थोड़ी होता है यार, अपराधी कोई जन्म से थोड़ी पैदा होता है, माँ की कोख से अपराध सीख के थोड़ी आता है कोई। अपराध अपराधी हमें हमारा समाज बना देता है। आपने चंबल का नाम सुना है? मैं एमपी का हूँ। मेरा जिला जो गुना है, गुना के बाद पड़ता है आपका शिवपुरी, मुरैना, चंबल का पूरा एरिया लग जाता है उधर। मैं इतन दूर है, लगभग 80-90 किलोमीटर का अंतर लगभग रहता है। 200-250 किलोमीटर का अंतर है। अब चंबल में आपने सुना होगा बागी आपने एक मूवी देखी है? इरफान पठान या खान जी की जो एक मूवी आई थी, वो मूवी का नाम पता शायद क्या नाम मुझे याद नहीं है। किसी की ऑटोबायोग्राफी बनी थी शायद वो, बागी हो जाते हैं। अब वो व्यक्ति आर्मी में जाते हैं, आर्मी के बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, कुछ उन गाँव के जो डकैत लोग होते हैं, वो एक इंसिडेंट कर देते हैं उनके फैमिली के साथ। फिर वो बागी बन जाते हैं, फिर वो भी क्या डकैत बन जाते हैं। ये कैसा होता है? ये समाज हमको बनने पे मजबूर कर देता है। समझ में आया? अब जब इसको आप जब एक-एक चीज़ें पढ़ोगे ना, तो और क्लियर आपके पास हो जाएँगी। समाज आपको बिगाड़ सकता है, समाज आपको बुरा बना सकता है, समाज ही आपको अच्छा बना सकता है। ये सब चीज़ें आपके पास सोशल लर्निंग थ्योरीज़ पर ही डिपेंड करती हैं। तो इसी सब बात को अल्बर्ट बेंडूरा ने अपने इस सिद्धांत में कहा है, जिसकी मुख्य की कॉन्सेप्ट में आता है, पहला आता है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन की बात की जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को निरीक्षण करता है। मैंने आंटी वाला एग्ज़ाम्पल दिया था। व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का निरीक्षण करता है और इसे अपने एक्सपीरियंस के रूप में ग्रहण कर लेता है सर। आए समझ में? वही मांस खाने वाला एग्ज़ाम्पल इसमें लगा लो। फिर आता है अनुकरण या नकल करना। अवलोकन के बाद क्या होता है? देखो, पहले क्या किया? व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का पहले निरीक्षण करेगा, फिर उसे अपने अनुभव में ग्रहण कर लेगा, ठीक है? फिर क्या करेगा व्यक्ति? अवलोकन के बाद व्यक्ति किसी मॉडल का व्यवहार में नकल कर सकता है। अब वह उसके साथ अनुसरण करने लगेगा उसका, ठीक है? अनुकरण, अनुसरण या नकल यानी कि इमिटेशन एंड मॉडलिंग करने लगता है। चलिए, फिर क्या होता है? फिर आपको रेनफोर्समेंट या आउटकम देखने को मिलता है, अर्थात व्यवहार के परिणाम के आधार पर व्यक्ति सीखता है कि कौन-सा व्यवहार सही है या लाभकारी है। अब विवेक भी होता है, इंसान मनुष्य के पास विवेक होता है कि नहीं होता है? अब विवेक के आधार पर अब जो व्यक्ति जो बहुत से लोगों को हेल्प कर रहा है, इसने भी ये देखा होगा कि मेरे लिए कौन-सा कर्म सही है, कौन-सा कर्म गलत है। मैं चाहूँ तो मैं भी ये सारे अपराध कर सकता हूँ, परंतु नहीं, इसने वो अपराध का रास्ता ना चुन के इसने क्या चुना? इसने चुना एक अच्छे कार्य करना है। तो ये सब मिलता है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इधर देखो, सबसे पहले हम अवलोकन कर रहे हैं, उसे हम अपने अनुभव में डालेंगे। अवलोकन करने के बाद हम उसका अनुकरण करेंगे यानी नकल करेंगे उसकी। फिर हम क्या करते हैं, जो व्यवहार हमारे पास जब प्राप्त हो गए, उसको परिणाम के आधार पर व्यक्ति फिर सीखने लगता है, कौन-सा व्यवहार सही और लाभकारी है। फिर आता है इसका प्रतीकात्मक अध्ययन यानी सिम्बॉलिक लर्निंग। लोग केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं सीखते। एक और चीज़ में इन्होंने कहा है कि सिर्फ अब अभी जो 3 पॉइंट हमने चर्चा की है, इसमें सीधे-सीधे प्रत्यक्ष अनुभव की बात की जा रही है। पर ये कह रहा है कि सर, व्यक्ति जो होते हैं ना, ये प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखते, बल्कि प्रतीकों, कहानियों, मीडिया आदि से भी सीख सकते हैं। किसी की वीडियो देखकर कोई भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसका ब्रेन वॉश हो सकता है, कोई भी टेररिज्म बन सकता है,
रियलिज़्म को फ़ॉलो कर सकता, हो सकता है कि उसके साथ ऐसी वीडियो हो जाए। अब समझ कम होती है ना, जब अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होगा आपके पास, तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हार्म करेगी। ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब एक और आता है इसमें सेल्फ एफिशिएंसी अर्थात आत्म क्षमता की बात यहाँ पे की जा रही है। देखो इसका मतलब क्या होता है? व्यक्ति अपनी क्षमताओं, कौशल पर विश्वास रखता है कि वह किसी विशेष कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। सीधी बात है, बेंडूरा के अनुसार बेंडूरा जी कहते हैं कि सामाजिक अधिगम सिर्फ अवलोकन और नकल तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्म क्षमता को भी बढ़ाता है। ठीक है? इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन देयर ओन कैपेबिलिटीज की बात यहाँ पर की जा रही है। अब इसकी कोई एक एग्जांपल दिया, देखो अगर छात्र किसी शिक्षक के उदाहरण को देखकर एक विज्ञान का प्रयोग करता है और उसमें सफल होता है, तो उसकी क्या होती है, सेल्फ एफिकेसी बढ़ जाती है और वे भविष्य में अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रयोग कर पाए। इसका महत्व क्या है सर? तो महत्व इसका है, बिहेवियर को स्थायी बनाता है, प्रेरणा और प्रयास को बढ़ाता है और सीखने की प्रक्रिया में आत्मनिर्भरता को भी लेकर आता है। अब देखो इसकी सामाजिक अधिगम की कुछ प्रक्रिया होती है सर, प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग। ये कौन कौन सी होती है देखिए, एक होता है ध्यान यानी अटेंशन, व्यक्ति को मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। फिर आती है स्मृति की बात की जा रही है, व्यक्ति द्वारा देखा गया व्यवहार याद रखना। फिर अभिनय की बात की जा रही है, ठीक है, यानी व्यक्ति व्यवहार की नकल करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, और एक आती है प्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात की जा रही है, व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा या कारण भी उसको होना भी तो चाहिए सर, या तो आत्मसंतुष्टि हो या फिर कुछ ऐसी प्राप्ति हो जहाँ तक वह पहुँचना चाहिए ताकि वह उस कार्य को करे, सीखे। ये वाली बात यहाँ पे की जा रही है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। हैं कुछ, पढ़ लेते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष अवलोकन यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, शिक्षक माता-पिता अन्य लोगों को देखकर सीखता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। फिर एक होता है आपका सामाजिक मीडिया या प्रतीकात्मक मीडिया, सिंबॉलिक मीडिया की बात, मॉडलिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे कहानियाँ हो गई, टीवी हो गई, किताबें हो गई या वीडियो के माध्यम से सीखता है। इन सब से भी हम सब सीखते हैं। 2 ही पार्ट होते हैं मेनली, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है सिंबॉलिक। बस याद रखना कभी प्रश्न अगर आ जाए यहाँ से, तो 2 तरीके से लर्न करते हैं, 2 प्रकार के 2 टाइप्स होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। ट्रू? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब इसके लाभ देख लीजिए सर। शिक्षार्थी को वास्तविक जीवन के व्यवहार से सीखने का अवसर मिलता है। क्यों? इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, व्यवहार के परिणाम को देखकर बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात है। समूह शिक्षा, ग्रुप एजुकेशन एंड कोऑपरेटिव टीचिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। प्रेरणा और आत्मविश्वास विकसित करने में भी हेल्पफुल होता है। चलिए अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हम देखते हैं क्या-क्या। देखो, केवल अवलोकन से हमेशा सही सीखना संभव नहीं होता सर। नकारात्मक या अस्वीकार्य व्यवहार भी मॉडल के रूप में लिया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव और अभ्यास के महत्व को कम कर देता है। अब एक और इसी के रिलेटेड है, एक आता है व्यवहार परिवर्तन में क्या-क्या उन्होंने चेंजेस होते हैं, वो सब की बात की गई कि एप्लीकेशन इन बिहेवियर एंड चेंज। देखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार लोग केवल अपने अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरों के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन, उनकी नकल करना और उसके जो परिणाम को देखकर भी क्या होते हैं, चीज़ों को सीखते हैं सर। व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में इसका उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य, सामाजिक, पर्यावरणीय आदतों को सुधारने के लिए किया जाता है। सीधी-सी बात है, जो मैंने फर्स्ट में जो समझाया है ना, वही कुछ है, बस क्या ये किताबी भाषा में है। इसलिए कहता हूँ ना, चीज़ों को है ना, आप अगर एक बार समझ लो ना पहले, तो फिर उसको पढ़ने में, रटने में दिक्कत ही नहीं आती। अब जिसमें एग्ज़ाम्पल इसने लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पर, अभी और अच्छा हो जाएगा। पूरा ये अभी तक हमने जो पढ़ा ना, उसका निष्कर्ष इस पॉइंट में है। जैसे उदाहरण के लिए टीवी, पोस्टर या वीडियो के माध्यम से लोग हाथ धोने, मास्क पहनने, नशा विरोधी गतिविधियों या पर्यावरण संरक्षण जैसे व्यवहार का अवलोकन करते हैं और उन्हें अपनाते हैं। सकारात्मक परिणाम और प्रतिफल उन्हें नए व्यवहार को दोहराने और बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करता है। इसके अलावा सेल्फ एफिकेसी यानी आत्म क्षमता को बढ़ावा देकर व्यक्ति में नए व्यवहार को अपनाने का जो विश्वास और आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार सोशल लर्निंग थ्योरी व्यवहार परिवर्तन में अवलोकन, अनुकरण, प्रतिफल और आत्म दक्षमता के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी
बनाती है। वही सब कुछ है जो सब कुछ पढ़ा है अपन ने। एक और थ्योरी आती है, एक कोलबर्ग करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, मोरल का सिद्धांत दिया था, ठीक है? ये लास्ट है आज का हमारा टॉपिक, इसको और पढ़ लेते हैं, 5 मिनट का 10 मिनट का टॉपिक है ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हमें यह बताता है, क्या बताता है? पढ़ो, मैं जब तक पेन लगा लेता हूँ। अब यहाँ मोरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। इसकी मोरल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो नाम याद रखना कौन है? कोलबर्ग साहब थे, इन्होंने दिया था। क्या था ये? नैतिक विकास का सिद्धांत अर्थात कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास की यहाँ पे बात की जा रही है। ये बताता है कि अब इन्होंने क्या है ना बहुत सारे पैरामीटर्स तय किए हुए हैं। क्या-क्या है वो भी मैं बताऊँगा आपको, कि बच्चे और वयस्क, अब ये तो पता है ना आपको बच्चे और वयस्क क्या होते हैं, ठीक है? बच्चे और व हम लोग जो हैं वो वयस्क हैं, बच्चे जो स्कूलिंग शिक्षा करते हैं, तो बच्चे और वयस्क अपने नैतिक निर्णय और सही-गलत के निर्णय धीरे-धीरे विकसित करते हैं। ठीक, क्या लिखा है इसमें? नैतिक निर्णय और जो भी सही-गलत के जो निर्णय होते हैं, इन सबको ये क्या करते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीखते हैं। ये सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा 1958 में दिया गया था, सन याद रख लेना इसमें। कोलबर्ग ने माना कि नैतिकता का विकास क्रमबद्ध चरणों में होता है और प्रत्येक चरण पिछले चरण की तुलना में अधिक परिपक्व सोच और न्याय की समझ प्रदान करता है। क्या लिखा? प्रत्येक चरण जो है आपका, प्रत्येक चरण पिछले चरण की तुलना में अधिक परिपक्व सोच और न्याय की समझ प्रदान करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके कुछ की कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। नैतिकता का चरणबद्ध विकास यानी कि स्टेज वाइज मोरल डेवलपमेंट होता है सर। अर्थात देखो, नैतिक निर्णय की क्षमता समय के साथ विकसित होती है और यह बच्चों में शुरू से होकर वयस्कों तक बढ़ती है। जैसे बच्चा शुरू में वो शरारती रहता है, बहुत ज़्यादा। उसे नहीं पता कि सही नैतिकता क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक आचरण है, क्या सही आचरण है, क्या गलत आचरण है। लेकिन जब वह अपने परिवार में रहता है तो बच्चा क्या करता है, धीरे-धीरे सीखता है और यह फिर जो क्रम है ये वयस्कों तक बढ़ता है। क्लियर? न्याय और नियमों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस एंड रूल्स। व्यक्ति अपनी नैतिक सोच में न्याय, राइट्स एंड सोशल रूल्स का विचार करता है। फिर क्या? अवलोकन और सोच की बात, यानी कि कॉग्निटिव एंड ऑब्जर्वेशनल बेसिस यहाँ पे बात की जा रही है। वो कैसे? तो कोलबर्ग कहते हैं कि नैतिक विकास मानसिक प्रक्रियाओं और सामाजिक अनुभवों के माध्यम से होता है। सही है, तो सीधी सी बात है, अभी हम पढ़ चुके हैं सोशल लर्निंग थ्योरी में। नैतिक विकास, ये देखो, अभी मैंने जो आपको चीजें बताई सही गलत वाली, एक अपराधी था, यही बात ये भी किया था इस वाले पॉइंट में। इसलिए मैंने उसको पहले पहले बता दिया आपको। क्या लिखा? नैतिक विकास मानसिक प्रक्रियाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं या सामाजिक अनुभवों के माध्यम से होता है। अर्थात मोरल डेवलपमेंट occurs through cognitive process and social experience। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब प्रभावित क्यों है? तो देखो, इसमें एक तो इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि इसमें जो मॉरलिटी का जो डेवलपमेंट होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, अर्थात नैतिकता का विकास धीरे-धीरे क्रमबद्ध होता है, जिससे व्यक्ति हर चरण में अधिक परिपक्व और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को क्या करता है, डेवलप्ड करता रहता है सर। बिल्कुल सही बात है। तो पॉइंट है ना, याद रखा करो आप ये सब चीज़ें। ठीक है, यही ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे स्टेप बाय डेवलपमेंट डाल देंगे, फिर डाल देंगे कॉग्निटिव बेसिस डाल देंगे। यह सिद्धांत व्यक्ति की सोच और तर्क क्षमता पर आधारित होता है। ठीक है? फिर सोशल इंटरेक्शन, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, व्यक्ति दूसरों के व्यवहार और सामाजिक नियमों का अवलोकन करके सीखता है। फिर आ जाएगी फोकस ऑन जस्टिस एंड राइट, अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। फिर एप्लीकेबिलिटी एंड एजुकेशन एंड बिहेवियर, अर्थात शिक्षक और अभिभावक नैतिक निर्णय और मूल्य आधारित शिक्षा में इसे लागू कर सकते हैं, जिससे बच्चों और युवा में नैतिक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी डेवलपमेंट होती है। अब इसका महत्व क्या है? तो सब देखो, कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ना सर, इसका कोहेलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है, शिक्षा और सामाजिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग सही, गलत और न्यायपूर्ण निर्णय, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है? कैसे विकसित करते हैं? यह सिद्धांत बच्चों और युवाओं में नैतिक तर्क और निर्णय क्षमता को बढ़ावा देता है, जिससे वे सामाजिक और न्यायपूर्ण व्यवहार अपना सकते हैं।
शिक्षक और अभिभावक इसे मूल्य शिक्षा, व्यवहार सुधार और समूह गतिविधियों में लागू करके छात्रों में जिम्मेदारी, सहानुभूति और समाज के प्रति जागरूकता विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिद्धांत न्याय, अधिकार, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों वही सब बातें जो भी पढ़ चुके हैं। ठीक है? अब इसको मैंने शॉर्ट में दे दिया, आप इसको प जैसे कि इसके जो चरण हैं, ठीक है? इसके कुल मिलाकर 6 स्टेज होती हैं। जैसे कि आपका देखो पहले में आपका आता है प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक आता है। इसमें आपका रहता है पहला ओबीडियंस एंड पनिशमेंट अर्थात केवल सज़ा से बचने के लिए व्यवहार करना। यानी कोई बच्चा है, वो गलती करता है। तो उसे वाह है कि अगर मैं ये गलत कार्य करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। तो उसमें ये नैतिकता का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर इसी में आता है इंडिविजुअलिज़्म जो सेकंड स्टेज है वो आती है आपकी इंडिविजुअलिज़्म एंड ये इम्पोर्टेंट है इसमें ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये स्टेजेस आपको पूछ सकती हैं कोई वर्ग कोई सी भी स्टेज पूछ ले कौन से स्टेज में आता है, ये सब पूछ सकते हैं इसमें। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। चलिए, क्या लिखा है इसमें देखो, पढ़ो। स्वार्थ और लाभ के लिए सही और गलत का तय करना ये सेकंड स्टेज में आती है। पहली जो स्टेज होती है इसमें तो बस हम केवल सज़ा से जैसे क्या लिखा है इंग्लिश में? बिहेवियर मोटिवेट बाय द अवॉइडिंग द पनिशमेंट की बात की सारी। सेकंड जो स्टेज है राइट एक्शन सर्व इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज ये आपका जो पहला जो पूर्व पारंपरिक हमने पढ़ा था ना प्री कन्वेंशनल की बात की जा रही है। पूर्व पारंपरिक जो स्तर है, लेवल कौन-सा है? प्री कन्वेंशनल जिसमें 2 चरण है, ठीक है? हर लेवल पे क्या है ना 2-2 चरण आपको मिलेंगे। टोटल 6 स्टेज हैं इसकी। 3 लेवल्स हैं, 6 स्टेज हैं, ठीक है? वो सब दिया है। ये पढ़ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर एक बार वो सारी चीज़ें पढ़ लेना है ना, देखो। फिर आती है कन्वेंशनल की बात। कन्वेंशनल में तीसरा होता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आहा! क्या बात है। बिहेवियर एम्स टू मेंटेन रिलेशनशिप एंड गेन अप्रूवल अर्थात दूसरों को खुश करने और स्वीकार्यता पाने के लिए सही व्यवहार करना। रिलेशनशिप संबंध अच्छे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार को मोरालिटी की ओर या अच्छा अच्छा चरित्र अपनाते हैं, ठीक है? पहले में क्या था, केवल सज़ा से बचने के लिए भय का उपयोग किया जा रहा है। दूसरे में सही और गलत को तय करने के लिए हम मोरालिटी का यूज़ कर रहा है, मतलब जो नैतिकता का विकास हो रहा है। फिर तीसरी जो स्टेज दूसरों को खुश करने के लिए या फिर संबंध बनाने के लिए। आप अंदर से बहुत बुरे होते लेकिन रिश्ते में आपकी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे सर, ठीक है? याद रखना, आप याद रहोगे। इसी में आती है आपके पास जो कन्वेंशनल होता है, पारंपरिक है ये भी। फिर इसमें एक आती है चौथी स्टेज, जिसे हम कहते हैं मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर अर्थात समाज के नियमों और कानूनों का पालन करना। वही बात आ गई। अर्थात फॉलोइंग लॉज़ एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर की बात की जा रही है सर, ठीक है? फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल यानी परे पारंपरिक से परे जो आपका लेवल है, इसमें क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट समाज के लिए न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों का विचार करना अर्थात बिहेवियर गाइड बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स की बात यहाँ पे की जा रही है सर। फिर आता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। अब देखो, ये बहुत आगे जब आपको इतनी सारी समझ हो जाएगी ना, तब आप पहुँचोगे हाँ, कि सर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और न्याय का पालन करना। यहाँ व्यक्ति पूर्ण चारित्रिक हो जाता है, ठीक है? मर्यादा पुरुषोत्तम कह लीजिए। बिहेवियर गाइड बाय द यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल बात पे की गई। तो ये इम्पोर्टेंट चार्ट है, इस चार्ट को देख लेना आप, समझ में आपको आ जाएगा। अलग-अलग भी समझा सकते थे पर एक ही में कर दिया, सही रहेगा वो समझने के लिए। 6 स्टेप है आपके पास, 3 लेवल्स है, 3 लेवल्स के आधार पे हमने सभी स्टेजों को ये उम्र वाइज़ है, बच्चों से वयस्क तक की पूरी यात्रा, ऐसे हम हमारे अंदर नैतिकता का विकास होता है और ये बिल्कुल सटीक है, कोई इसमें गलत नहीं है। वो बात अलग है कुछ बच्चे उम्र से पहले ही ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है? एक आपने काफ़ी नाम सुना होगा, एक वृंदावन का एक बाल संत है, नाम मुझे नहीं आ रहा है, माफ़ी चाहूँगा मैं, पर आपने देखा होगा बाल संत है, काफ़ी मीम्स और मज़ाक बनता है उस बच्चे का। आई डोंट नो मुझे नाम नहीं याद रहा। अब ब एग्ज़ाम्पल तौर पे पर आप लोगों ने देखा होगा मुझे पता है, 100% देखा और सुना होगा उसको। चलिए, अब इसके देखो बेनिफिट्स क्या हैं इस सिद्धांत के, कोलवर्क के। देखो नैतिक विकास को समझने की एक हमको स्पष्ट फ्रेमवर्क देता है, क्यों? सभी स्टेजों में 3 लेवल में उसने बाँटी हुई है सभी चीज़ों को अलग-अलग। कैसे व्यक्ति यहाँ बच्चे से लेके आगे वयस्क तक व्यक्ति कैसे नैतिकता को सीखता है। क्लियर? यही सब बताया उसने अपने सिद्धांत में।
और क्या बात हो रही है? शिक्षा और मूल्य आधारित कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करता है, बच्चों और युवाओं में नैतिक निर्णय क्षमता को बढ़ावा देता है, सामाजिक और न्याय संगत सोच विकसित करने में भी ये मदद करता है। इसकी क्या-क्या सीमाएँ? यह केवल न्याय और तर्क पर आधारित होता है। सर बिल्कुल सही बात है। भावनात्मक या सहानुभूतिपूर्ण पक्ष को कम महत्व देता है। क्या लिखा है? भावनात्मक और सहानुभूति पक्ष को कम। कभी-कभी नहीं कहते हम कि सर यार किसी का यदि भला हो तो झूठ बोलना पाप नहीं होता। वो ही सब की बात यहाँ पे की गई कि सब भावनात्मक और सहानुभूति पक्ष को कम। अब ये भाई नैतिक चीज़ है, न्यायपूर्ण रहना पड़ेगा तो रहना पड़ेगा। सभी सांस्कृतिक संदर्भों में समान रूप से लागू नहीं। बिल्कुल, वही वाली बात आ गई ना अभी। मैं ऐसी जगह पे हूँ, जहाँ मुझे जिस ज अब मैं जंगल में हूँ, मुझे अपने सर्वाइव के लिए एक ही विकल्प है, मेरे फल है नहीं है, मांस खा के मैं जीवित रह सकता हूँ, तो मुझे मांस खाना मुझे दूसरे प्राणी की हत्या करना पड़ेगा। ये यहाँ फिर नैतिकता आपको दिक्कत करती है। एक वकीलों के लिए एक बड़ी दिक्कत आती है। अब वकीलों का कर्म क्या है? ये 2 वकील हैं, ये पॉज़िटिव है और ये नेगेटिव का केस लड़ रहा है। अब ये फैसला कौन करेगा? जज करेगा। लेकिन इन वकीलों को पता होता है कौन पॉज़िटिव है और कौन नेगेटिव है। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल अ, आसाराम बापू का हम लेते हैं, ठीक है? आसाराम बापू का जो केस चला था, अब इसमें केस तो दोनों पक्षों से लड़ा गया था इनका। एक पक्ष था जो आसाराम बापू के विपक्ष में केस लड़ रहा था, ठीक है? जो पीड़ित थी उसकी तरफ से पक्ष चला। एक पक्ष आसाराम जी की बापू की तरफ से भी था। इसमें बहुत बड़े-बड़े वकील उस केस में लगे थे, बड़े-बड़े वकील लगे थे, ठीक है? मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक है? पर बहुत बड़े-बड़े वकील वो केस लड़े थे। अब इनको ये पता नहीं होता कि ये केस क्या था, ठीक है? परंतु इसके बावजूद भी पर अब यहाँ दिक्कत ये थी कि इसका कर्म क्या है? इसका कर्म है सर वकालत करना। अगर ये वकालत ना करे तो उसका घर-परिवार कैसे चलेगा? उसने वकालत की इसलिए ना ताकि वो इसका केस लड़ सके, ठीक है? न्याय क्या मिलेगा? कौन दोषी है, कौन गलत है, ये फैसला तो जज साहब करेंगे, न्यायाधीश करेंगे। परंतु एक आती है अब डिग्निटी की बात आती है, गिल्ट की बात आती है। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात की गई है, ठीक है ना? उन्हें पता है अब ठीक है आसाराम बापू को हम हटा देते चलो यहाँ से, एग्ज़ाम्पल हटा देते नहीं तो फालतू कोई कंट्रोवर्सी अपन नहीं चाहिए। सीधे-साधे पढ़ना है अपन को, बिना किसी झंझट के। अब कोई ऐसा केस है किसी अपराधी का केस है जिसने मर्डर किया है। अब मर्डर का केस जो लड़ रहा है, एक तो पीड़ित होगा, एक जो होगा अपराधी के पक्ष से लड़ेगा। उस वकील को पता है कि ये अपराधी है, इसने मर्डर किया है, परंतु उसे उसको बचाव करना है। अब यहाँ पे देखो दोनों चीज़ों का बड़ा है ना लड़ाई होती है आपस में। एक नैतिकता की और कर्म की। बड़ा असमंजस क्या किया जाए सर? इसी चीज़ की बात की जा रही है यहाँ। फिर आता है एक और पोस्ट कन्वर्सेशन बहुत कम लोगों में यह देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। नैतिकता कहाँ ज़्यादा लोगों में दिखती मिलती है। आजकल हर एक आपने कहावत नहीं सुनी हर इंसान के अंदर होते हैं 2 आदमी जिसको भी देखना कई बार देखना। हर आदमी के अंदर होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। हो सकता है जो ऊपर से नैतिकता का पाठ दिखा रहा है वो अंदर से वैसा ना हो। नैतिकता है ही कहाँ जितनी। आप सिस्टम में चले जाओ तो ऐसा बहुत ही 1-2 ही निकल के आएँगे जो ईमानदार होंगे, अधिकांश आपको भ्रष्ट मिलेंगे। सिस्टम में भ्रष्ट हैं। हम खुद अपने आप में भ्रष्ट हैं। को हमें काम करना हम जल्दी काम कराना चाहते हैं, हम ₹100 दे के आते हैं, हमारा वो जल्दी काम कर देता है। ठीक है? गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलते हैं। घर पे झूठ बोल के मिलने जा रहे हैं गर्लफ्रेंड से, बोलेंगे सर म घर पे बोल के जाएँगे कुछ और काम है। यहाँ सब हमारी नैतिकता का जो होता है हनन होता है। ठीक है? तो आज की क्लास करते हैं यहीं समाप्त। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चीज़ें समझ में आएँगी। बस 2 क्लासेस और हैं। ये हमारी 14 नंबर्स 16 क्लासेस हो जाएँगी यानी टोटल हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो स्पीड बढ़ा दीजिए, बहुत कम समय बचा है। तो मिलते हैं फिर अपन कल अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छे विचार रखिए। मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त। जय हिंद मेरे सभी प्रिय दोस्तों, सभी साथियों को।